हेलो नमस्ते, मेरा नाम यशिका है। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लेक्चर नंबर 2 की। तो माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में बेटा पर्टिकुलरली मियोसिस के बारे में आपको बताया जाएगा, एनिमेशन दिखाया जाएगा उससे रिलेटेड, एंड आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना लेक्चर। कुछ मैंने होमवर्क दिया था बेटा, वो सब होमवर्क का आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हो। और होमवर्क में आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, इसी में आपको चूज करना था कि सेल ग्रोथ कंटिन्यूस होती है बट डीएनए का रेप्लिकेशन बेटा सिर्फ एक ही फेज में होता है, दैट इज एस फेज। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट कहां पर सिंथेसाइज करते हैं बेटा? G2 फेज में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल पूछा जाएगा तो सिंथेसिस होती है S1 में। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है बेटा? एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एस फेज में। मैक्सिमम सेल ग्रोथ बेटा G1 में होता है। सेल अगर मैक्सिमम पूछा जाए G1 में, सेल ग्रोथ कंटिन्यूस होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस भी बेटा थ्रू आउट चलती रहती है। हिस्टोन प्रोटीन हमारा एस में भी बनता है, आरएनए प्रोटीन G2 में भी बनता है, आरएनए प्रोटीन G1 में नहीं बनते, इसलिए इसका आंसर है ऑल। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बेटा सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला होमवर्क दिया था, फटाफट से मैच कर लो बेटा। पोस्ट माइटोटिक फेज किसको बोलते हैं बेटा? पोस्ट माइटोटिक हम बोलते हैं हम अपने G1 को। सिंथेटिक फेज एस फेज को। प्री माइटोटिक फेज किसको कहा गया है बेटा? प्री मतलब G2, तो देखो G2 पे टिक है। पोस्ट सिंथेटिक फेज G2, जो सिंथेटिक फेज के बाद आता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहां होता है? एस फेज में। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एस फेज में। ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां पर बनता है बेटा? G2 में बनता है। फटाफट से बात कर लीजिए बेटा। मैक्सिमम ऑर्गेनिल सिंथेसिस होती है बेटा G1 में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट कहां सिंथेसाइज होता है बेटा? G2 में। मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव, देखो इंटरफेज इज सेड टू बी मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये हमने लिखा हुआ है। तो तीनों में ही बेटा मेटाबॉलिकली एक्टिव में आप टिक मार दोगे। आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है, तीनों में टिक है। सेल ग्रोथ, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है तीनों में, तो टिक लगा हुआ है। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, तो अगर कोई एक सेल 20 क्रोमोसोम नंबर के साथ G1 में घुस रही है तो S और G2 में भी 20 क्रोमोसोम ही रहेगा। डीएनए कंटेंट अगर 2C है तो डीएनए का रेप्लिकेशन के बाद डबल हो जाएगा 4C। S में 4C हो गया तो G2 में भी 4C ही रहेगा। होमवर्क के बाद बेटा देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज। अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि कितनी माइटोटिक डिवीजन लगी टू फॉर्म x नंबर ऑफ सेल्स, तो फॉर्मूला हो जाता है x-1। तो अगर पूछा जा रहा है कि 100 सेल बनाने के लिए बेटा कितनी माइटोटिक डिवीजन लगेगी, तो 100 - 1 99। क्योंकि बेटा जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना रहा है और माइटोसिस कितनी लगी? एक ही लगी ना, तो हमेशा एक कम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 50 सेल्स बनाने हैं, 50 सेल्स बनाने के लिए कितनी माइटोटिक डिवीजन लगेगी? 49। ठीक है, उसके बाद बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई कह लो या आप 8 सेल लिख सकते हो, क्योंकि जनरली बेटा अगर कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन हो गया ना तो हम उसको माइटोसिस कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बेटा एवरी डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जरूरी तो है नहीं, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन तो भी तो बन जाती है ना, राइट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 8 न्यूक्लियस बनाने के लिए, 8 सेल बनाने के लिए नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 8 - 1 7 माइटोटिक डिवीजन लगेंगे। बट अगर पूछा जाए नंबर ऑफ जनरेशन कितनी लगेगी, तो जनरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n is equals to x। x मतलब जितने सेल्स के लिए पूछा जा रहा है, और n इज द नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एक न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियाई कैसे बनेगी? क्वेश्चन में 8 न्यूक्लियाई पूछा ना। एक न्यूक्लियस डिवाइड करती है 2 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस साथ में डिवाइड करती है बेटा 4 न्यूक्लियस, 4 की 4 माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे तो देख रहे हो 8 न्यूक्लियस बन गया। अगर आप नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 में से एक घटाओ, n-1 7 माइटोटिक डिवीजन, तो वो वाला फॉर्मूला यहां पर हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर आप जनरेशन काउंट करोगे, जरा जनरेशन काउंट करके आपको बताती हूं। ये एक सेल ने जब डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। ये जब दोनों सेल ने इकट्ठे डिवाइड किया ये 4 सेल बनाने के लिए, सेकेंड जनरेशन। जब इन चारों ने इकट्ठे डिवाइड किया बेटा, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड जनरेशन। इसको बोलते हैं जनरेशन। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जनरेशन पूछा जाए, तो फॉर्मूला लगा देना 2 to the power n। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, तो फॉर्मूला लगा देना n-1। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम
मियोसिस की। मियोसिस बेटा एक दूसरा सेट ऑफ डिवीजन है और ये थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी तरह नहीं बेटा, क्योंकि ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप में, वो थोड़ा सा इजी था। मियोसिस में एक शब्द आ रहा है बेटा मियो। मियो का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ। अगर मियोसिस जैसे स्पर्म बनाने के लिए जब होती है ह्यूमन मेल में 46 क्रोमोसोम होता है ह्यूमन मेल के पास, लेकिन जो स्पर्म बन करके आता है वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम का होता है। यहां पर देखो लिखा भी हुआ है, ह्यूमन मेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब गैमीट बनते हैं मेल में, स्पर्म बनता है तो 23 क्रोमोसोम होता है, जस्ट हाफ हो गया, क्योंकि स्पर्म बनता है मियोसिस के थ्रू। मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जस्ट हाफ कर देती है। यहां पे भी आप देख रहे होगे बेटा फीमेल है 46, जब फीमेल्स के अंदर बेटा एग बनता है, ओवा बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, तो n इज इक्वल टू 23। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज बीन रिड्यूस टू हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज बीन रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा कर देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में चलेगा। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हर क्रोमोसोम जोड़े में मौजूद है, तो ये डिप्लॉयड सेल्स में ही चलता है बेटा। ठीक है, ये आपको हैप्लॉयड सेल्स में होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड सेल्स। देखो जहां मियोसिस हुई आपको हैप्लॉयड सेल्स मिल रहे हैं। जिस सेल में बेटा मियोसिस होती है उसको मियोसाइट कहते हैं। जिस सेल में मियोसिस होगी बेटा उसको हम क्या कहेंगे, मियोसाइट कहेंगे। साइट का मतलब होता है सेल, द सेल इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस। अभी मैंने आपको बताया मियोसिस डिप्लॉयड सेल्स में होती है, तो अगर आपसे कोई पूछे मियोसाइट की प्लॉइडी बता दो तो क्या हो जाएगा बेटा 2n। क्या हो जाएगा बेटा 2n। ठीक है, इसके अलावा बेटा देखो यहां पर जब गैमीट्स मियोसिस के थ्रू बनते हैं, ऐसे गैमीट्स को मियोगैमीट्स कहते हैं। अब स्पर्म और ओवा फ्यूज करके दोबारा से क्या बना लेते हैं बेटा जाइगोट। हम कैसे बने, इसी जाइगोट से बने। तो 23 और 23 26, सॉरी 26 करें, 23 और 23 46 46। ठीक है, तो फिर से बेटा अगर डिप्लॉयड कंडीशन को रीस्टोर करनी है, डिप्लॉयड कंडीशन को रीस्टोर करनी है तो क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन करा दो, और हैप्लॉयड कंडीशन लाना है तो मियोसिस करा दो। और जब फीमेल के अंदर बेटा फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद बेटा फर्दर डेवलपमेंट होती है, तो हम जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, रेस्ट तो हिस्ट्री है, जब बच्चा बाहर आ गया तो आपको पता ही उसकी ग्रोथ कैसे होती है, क्या है फलाना ढमकाना। ठीक है, उसके बाद बेटा ये देखो, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, मतलब स्टेप्स मतलब सीक्वेंस है जो आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं। यहां से यहां तक बेटा इंटरफेज है। अच्छा, इंटरफेज चाहे माइटोसिस को हो, मियोसिस की हो बेटा, एक ही जैसी होती है। दोबारा से G1 SG2 नहीं पढ़ना है हमें, मतलब दोबारा से सेल G1 SG2 नहीं, मतलब अगर एक सेल को माइटोसिस करना है तो भी वो इंटरफेस के थ्रू ही माइटोसिस में घुसेगी। अगर एक सेल को मियोसिस करना है तो भी बेटा वो इसके थ्रू ही घुसती है। आप देख सकते हो सबसे पहले बेटा यहां से यहां तक अगर आप नोटिस करिए, दिस इज मियोसिस 1। मियोसिस गेट्स कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। सबसे पहले होता है मियोसिस 1, उसके बाद आप देख सकते हो होता है मियोसिस 2। क्योंकि बेटा ये है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इंटरफेज है और ये एम फेज है। अब बस फर्क ये है बेटा कि जो डिवीजन फेज है अब ये मियोसिस वाला है, और मियोसिस खत्म कितने स्टेप्स में होती है बेटा, मियोसिस खत्म होती है 2 स्टेप में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्योंकि दोनों डिवीजन का फेज है, तो एक बार डिवाइड करने के बाद, उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड, मियोसिस 1 करने के बाद सेल को थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए दोनों डिवीजन के बीच में एक स्टेज आती है इंटरकाइनेसिस की। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। दो मियोसिस के बीच में जो छोटी सी शॉर्ट लिव स्टेज होती है जहां पर सेल थोड़ा सा, क्योंकि बेटा है क्या, एम फेज है क्या, डिवीजन फेज। आपको पता है डिवीजन करने के लिए सारी प्रिपरेशन इंटरफेज में होती है। इंटरफेज में जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है तो घुस जाता है बेटा मियोसिस 1 में, दैट इज द डिवीजन फेज। एक बार डिवाइड करेगा बेटा थक जाएगा ना, थोड़ा तो रेस्ट चाहिए होगा, लेकिन मियोसिस 2 तो अभी भी करना बचा है। तो मियोसिस 2 से पहले वो थोड़ा सा सुस्ताता है सेल। किस स्टेज में सुस्ताता है, किस स्टेज में सुस्ताएगा, इंटर
इंटरकाइनेसिस में, ठीक है। इंटरकाइनेसिस में वो दोबारा से एनर्जी बनाएगा, दोबारा से वो सारी चीजों को तैयार करेगा जो उसको मियोसिस 2 के लिए चाहिए। अब आपको पता है बेटा, डिवीजन फेज हो, कोई भी प्रकार की डिवीजन फेज हो, दो में डिवाइडेड होती है। एक में होता है बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद होता है बेटा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब आपको पता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है 4 स्टेजेस में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1, पूरी मियोसिस 1 खत्म। उसके बाद सेल जाएगी इंटरकाइनेसिस में, थोड़ा सा सुस्ताएगी, उसके बाद घुस जाएगी मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में सबसे पहले करेगी बेटा कैरियोकाइनेसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 करके सेल डिवाइड कर जाएगा। मतलब जब एक सेल घुसता है, सबसे पहले मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल बेटा जब जाएगा तो 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। दिस इज द सीक्वेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये देखो, सबसे पहले G1 S G2, ये बेटा इंटरफेज है, S में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। उसके बाद मियोसिस 1 में घुसेंगे। मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या होगा बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये क्या है बेटा, कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट चल रही है। उसके बाद होगी बेटा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, 2 डॉटर सेल आ जाएंगे। 2 डॉटर सेल अपने आप को थोड़ा सा सुस्ताने का मौका देंगे, एनर्जी दोबारा से। इंटरकाइनेसिस होगी। ये स्टेज बेटा 2 मियोसिस के बीच की स्टेज है, शॉर्ट लिव स्टेज होती है, बिल्कुल इंटरफेज जैसा है। लेकिन इंटरफेज जैसी 2 बातें यहां पर नहीं चलेंगी, एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता और एक हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता, बाकी सब कुछ होगा इंटरफेज जैसा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मियोसिस 2 में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। अब कैरियोकाइनेसिस 2 हो जाएगी तो सेल डिवाइड करके बाहर निकल आएगा साइटोकाइनेसिस 2 के जरिए। ये तो सीक्वेंस थी। सीक्वेंस के बाद बेटा ये देखो, थोड़ा सा ब्रीफ है, ये सिर्फ ट्रेलर है कि मियोसिस होगी कैसे। इसको ट्रेलर की तरह लेंगे, इसको टीजर की तरह ही समझेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो यहां पर एक डिप्लॉयड सेल है। क्यों डिप्लॉयड सेल लिया, क्योंकि मियोसिस डिप्लॉयड सेल में होती है। कैसे पहचानते हैं डिप्लॉयड सेल, जब हर क्रोमोसोम अपने जोड़े के साथ हो, अकेला ना हो, सिंगल ना हो, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज G1, सेल घुसता है S में, तो आप देख सकते हो रेप्लिकेशन हो गई है। क्रोमोसोम नंबर अभी भी 2n है बेटा, बट धागा कितना हो चुका है, 4C। उसके बाद बेटा 2n 4C ही रहेगा। अब ये जाएंगे मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 बेटा रिडक्शनल डिवीजन है, यहीं पर आप देखोगे क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। इसके बाद एक क्रोमोसोम बेटा एक डॉटर सेल में चला गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में चला गया, क्योंकि यहां पर एक ही क्रोमोसोम पहुंचा n, लेकिन धागे डीएनए के 2 हैं 2C। एक ही क्रोमोसोम पहुंचा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, बट धागे 2 हैं 2C। क्योंकि डीएनए का कंटेंट ऑलरेडी हाई है, इसलिए जब ये सेल सुस्ताने जाता है इंटरकाइनेसिस में तो सब कुछ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। और ये सब करने के बाद बेटा सेल घुस जाता है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 को कहा जाता है, इट इज लाइक माइटोसिस। यहां पर क्रोमैटिड सेपरेशन होगा, एक क्रोमैटिड एक डॉटर सेल में, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे डॉटर सेल में। क्रोमैटिड सेपरेशन होगा, एक क्रोमैटिड एक डॉटर सेल में, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे डॉटर सेल में। एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमैटिड NC, सब में देखो बेटा NC हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा जब मियोसिस होती है तो डिप्लॉइड सेल में मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स मिलेंगी और मियोसिस 2 के बाद बेटा 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं। आप नोटिस करोगे बेटा यहां पर 2n से मियोसिस 1 के बाद n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो गया, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यहां पर देखोगे बेटा मियोसिस 2 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज हो रहा, इक्वेशनल डिवीजन। देखने में जब आप पढ़ोगे बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ ज्यादा दिया भी नहीं हुआ है, आप देखना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर मैंने सीक्वेंस लिखी हुई है। सबसे पहले बेटा सेल को अगर मियोसिस करना है तो इंटरफेज में जाता है, इंटरफेज के बाद वो कहां घुस जाता है बेटा, मियोसिस 1 में। कहां घुस जाता है बेटा, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या करेगा बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 बेटा 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, याद कैसे करोगे, लाओ जरा पानी दे दो, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेस, सीक्वेंस से ही आधे क्वेश्चंस हो जाते हैं। 5 स्टेज जब खत्म होती है तब तुम्हारा प्रोफेज 1 खत्म होता है, शुरू होता है मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 जब खत्म होती है तब हमारा
कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद शुरू होती है बेटा साइटोकाइनेसिस 1, 2 डॉटर सेल यहाँ पर मिल जाएगी, सेल सुस्ताने घुस जाएगा इंटरकाइनेसिस में, जो चीजें नहीं उसको दोबारा प्रिपेयर करेगा, डीएनए हिस्टोन नहीं बनाएगा। उसके बाद शुरू होता है बेटा मियोसिस 2, कैरियोकाइनेसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, कैरियोकाइनेसिस खत्म, साइटोकाइनेसिस होगी, 4 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। अब एक एक करके पढ़ते हैं बेटा डिटेल में। सबसे ज्यादा मियोसिस 1 ही दिया हुआ है। सबसे पहले देखो मियोसिस 1 में होता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 बेटा 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। लेप्टोटिन विजिबल होती है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, आप देख सकते हो, और धीरे धीरे बेटा जो हमारे क्रोमैटिन होंगे वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और ये पहली स्टेज होती है। आप देख सकते हो यहां पर क्रोमोसोम 1 का एग्जाम्पल लेकर के समझाया। हमारे पास हर क्रोमोसोम जोड़े में क्यों है? क्योंकि एक आता है मम्मी से, उसको मेटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं बेटा, एक आता है पापा से, उसको हम पैटर्नल क्रोमोसोम, मम्मी पर, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है बेटा, 2 सेंट्रोसोम है। 2 सेंट्रोसोम कहां से? क्योंकि ये सेल सीधा यहाँ थोड़ी कूदी है, इंटरफेस से होती हुई आई है, और इंटरफेस से होती हुई आई है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करा रखा है। इसके बाद जाइगोटिन। अब होता क्या है बेटा, मान लो एक पार्टी हो रही, कपल डांस होना है, तो अनाउंसमेंट हुई कपल, तो सब अपने अपने कपल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे पास बेटा न्यूक्लियस के अंदर हर क्रोमोसोम का जोड़ा है, क्रोमोसोम 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, लेकिन जोड़े में ही हमेशा वो मौजूद हो ये जरूरी नहीं होता। उनकी पेयरिंग होती है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। तुम पार्टी में जिसकी मर्जी के साथ आए हो, अनाउंसमेंट हुई कि कपल डांस होने वाला है, सब अपने तो अपने पेयर को ढूंढना शुरू करोगे ना। तो इस वाले स्टेज में बेटा अपना अपना क्रोमोसोम पेयर ढूंढने शुरू रखता है। क्रोमोसोम 1 1 को ढूंढेगा, 2 2 को ढूंढेगा, 3 3 को ढूंढेगा, 4 4 को ढूंढेगा। ये नहीं कि जिसकी बीवी मिले उठा करके डांस करना शुरू हो जाओ, कपल ही तो डांस करना है, पिटाई पड़ेगी अपनी वाली से, है ना। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, यहां पर भी क्या होगा, क्रोमोसोम 1 ने अपना पेयर ढूंढ लिया, ये जो जोड़ा बना, जैसे इंसानों का जोड़ा बनता है कपल बोलते हैं हम, इनका जो जोड़ा बना है बेटा, इस जोड़े को बोलते हैं बाइवेलेंट, या इसको बोला जाता है टेट्राड। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन कपल में कितने इंडिविजुअल्स हैं, 2। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पेयर्ड स्ट्रक्चर, इस बाइवेलेंट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, जोड़ा पेयर कितना बना, 1, बट उस पेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2। एक पेयर सॉक्स में मोजे कितने होंगे, 2 ना, एक लेफ्ट का एक राइट का, ऐसे समझना है आपको। एक जोड़े बाली में जोड़ा 1 है, लेकिन बाली तो 2 होंगी ना, बाली तो 2 होंगी ना, ठीक है। कैसे समझाना पड़ रहा है। अब दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर के बीच में, दोनों लोग होमोलोगस के क्रोमोसोम्स के बीच में बेटा एक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसका बनना बहुत जरूरी है क्योंकि अगले स्टेज में पेयरिंग होने, मतलब वो होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने वाला है। अच्छा, जब सेम सेम क्रोमोसोम एक साथ जोड़ा बनाते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और इस पेयरिंग को बेटा सिनेप्सिस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बाइवेलेंट कितने बन रहे हैं बेटा, जितना क्रोमोसोम है उसका आधा कर दो। अगर 100 क्रोमोसोम है तो 50 बाइवेलेंट बनेगा, 200 क्रोमोसोम है बेटा तो 100 बाइवेलेंट बनेंगे, क्योंकि पेयर्ड है ना। 100 ह्यूमन इंडिविजुअल से पेयर बनाना है, कपल बनाना है 50, ठीक है। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो बाइवेलेंट कितने बनेंगे बेटा, 23। तो अगर आपसे 50 क्रोमोसोम देख करके बाइवेलेंट पूछ ले 25, 100 क्रोमोसोम देख करके बाइवेलेंट पूछ ले 50, उल्टा भी कर सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ बाइवेलेंट देख करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी पूछा जा सकता है, तो डबल कर देना, ठीक है। इसके बाद बेटा आप देखोगे पैकेटिन स्टेज आ गई। पैकेटिन स्टेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो रेप्लिकेटेड थ्रेड्स दिखाई देने लगे। इसका मतलब रेप्लिकेशन यहां हुई होगी क्या, नहीं बेटा, रेप्लिकेशन तो एस फेज में ही है। तो मैम यहां क्यों दिख रहा है, यहां क्यों नहीं दिख रहा, यहां पे भी बेटा रेप्लिकेटेड थ्रेड्स हैं बट दिख नहीं रहे, क्योंकि जैसे जैसे क्रोमोसोम कंडेंस होता चला जाएगा वैसे वैसे रेप्लिकेटेड थ्रेड्स की विजिबिलिटी बेटर होती चली जाती है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम पेयरिंग हुआ, सिनेप्सिस हुआ, बाइवेलेंट बने, इनके पास रेप्लिकेटेड थ्रेड्स हैं लेकिन देखो दिख नहीं रहे हैं। अब देख रहे हो दिख नहीं रहे, दिखेंगे कब बेटा, ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज। 1 2 3 4 4 क्रोमैटिड्स। तो बाइवेलेंट को एनसीईआरटी टेट्राड इसीलिए कहती है क्योंकि वहां पर है रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं बट दिखते नहीं हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइवेलेंट और टेट्राड बनते कहां पर हैं, तो जाइगोटिन बोलना।
बट अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि बाइवेलेंट इज क्लियरली विजिबल एज टेट्राड, तो इसको मार्क करोगे कि टेट्राड के फॉर्म में तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख सकते हो दिस इज क्रोमेटिड 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब व्हाट विल हैपन बेटा, जो सेकंड क्रोमेटिड और थर्ड क्रोमेटिड है इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। नॉन सिस्टर का मतलब क्या है, देखो जिनका सेंट्रोमियर सेम होगा, जैसे 1 और 2 का सेंट्रोमियर सेम है, सिस्टर क्रोमेटिड, 3 और 4 का सेंट्रोमियर सेम है, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये देखो 1, 2 एंड 3, 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, द क्रोमेटिड्स विच शेयर द सेम सेंट्रोमियर। बाकी 1 और 3 नॉन सिस्टर, 1 और 4 नॉन सिस्टर, 2 और 4 नॉन सिस्टर, 1 और 4 नॉन सिस्टर, ये सारे के सारे नॉन सिस्टर। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है, जैसे डायग्राम में जो हम ले रहे हैं 2 और 3 के बीच में आपको दिखाएंगे, ठीक है। सेकेंड वाले का कुछ सेगमेंट जीन का थर्ड के पास चला जाएगा, तीसरे वाले का कुछ हिस्सा बेटा सेकेंड के पास आएगा। यही तो होता है बेटा जब मियोसिस होती है, स्पर्म बनता है, ओवा बनता है, यही तो चलता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, तभी तो वेरिएशन आती है, तभी तो थोड़े हम अलग दिखते हैं अपने मम्मी पापा से, ठीक है। और ये कौन कराता है बेटा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के अंदर एक रिकॉम्बिनेज एंजाइम होती है बेटा, जो मदद करती है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाइवेलेंट टेट्राड के फॉर्म में दिखाई कहां देता है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या होती है बेटा, एक्सचेंज होती है जेनेटिक मटेरियल की बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होम, देखो क्रोमोसोम होमोलॉगस होंगे, क्रोमेटिड नॉन सिस्टर रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, आसपास आए थे, गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट मिलने के बाद भयंकर लड़ाई हो गई, दोस्ती की थी कि मामला आगे बढ़ेगा, मामला आगे बढ़ा, गिफ्ट तक पहुंचा, गिफ्ट मिला, रिटर्न गिफ्ट मिला, बट अब क्या हुआ, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई जैसे हुई बेटा, दोनों क्रोमोसोम ने बोला कि हमारा चारा नहीं है एक साथ साथ, हम चाहेंगे सेपरेट होना, अलग अलग होना। अब अलग अलग हर जगह से तो हो जाएंगे, बट जहां से बेटा इमोशंस जुड़े हों, जहां से इन्होंने गिफ्ट एक्सचेंज किया हो, वहां से अलग होना तो थोड़ा सा मुश्किल है ना। जब भी किसी लड़ाई होती है, ठीक है, और देखना हम वहीं पर गलती करते हैं, हम उस लूप में फंस जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जिससे ऑब्वियसली इमोशंस तो है ना, इमोशंस तो कहीं ना कहीं आपके जुड़े हुए हैं, जो इस इमोशंस के ऊपर हावी हो गया तो बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक है, नहीं तो फिर तुम उसी लूप पे फंसते होगे, और ऐसा तुम्हारे साथ हुआ भी होगा, है ना। तो यहाँ पर क्रोमोसोम 1 का जो जोड़ा है वो इमोशन की लूप में नहीं फंसता है, इन्होंने बोला लड़ाई हुई भाड़ में जाओ। लेकिन स्टार्टिंग में बेटा जहां पर इनका कुछ इमोशंस था, जहां पर इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर रखा था बेटा, वहां से इनका सेपरेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अदरवाइज ये सेपरेट होना चाह रहे थे। तो देखो सबसे पहला डी साइनेप्सिस, डी साइनेप्सिस का मतलब क्या है, सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग। अब यहाँ पर पेयर स्ट्रक्चर दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए बेटा यहां पर साइनेप्सिस का रिमूवल होता है। कोई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, नहीं, डिसॉल्व कर गया, क्योंकि इसका काम था क्रॉसिंग ओवर कराना, क्रॉसिंग ओवर पिछले स्टेज में हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम बेटा सेपरेट होना स्टार्ट कर जाते हैं, सिर्फ जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां से सेपरेट नहीं हो पाते, वहां से थोड़े इनका प्यार भरा इमोशन जुड़ा हुआ है। और कभी कभार क्या होता है बेटा, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं oocytes में, जब मियोसिस होकर के फीमेल गेमीट ओवम बनाते हैं, तो जैसे ही सेल स्टेज में आती है ना, सो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं, आगे के स्टेज में पहुंचेगी नहीं, मेटाफेज में जाएगी ही नहीं, लंबे समय तक यहीं पर सस्पेंड हो जाती है। अब यहां पर आप देख रहे हो चारों क्रोमेटिड साथ साथ आए थे, पैकेटिन में इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया। अब क्रॉसिंग ओवर किया तो ये दूर जा रहे हैं, देखो दूर जा रहे हैं, बट कहां से दूर नहीं जा पा रहे, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ये एग शेप स्ट्रक्चर। तो ये जो एग शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है बेटा, इसको काइजमाटा बोलते हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस। लेकिन एक समय आएगा दूर तो चले ही जाएंगे, ये देखो दूर कब तक फंसे रहेंगे लूप में, दूर जा रहे हैं, देखो दूर जा रहे हैं। और ये एग शेप स्ट्रक्चर देखो बेटा एंड्स पर आ गया, टर्मिनलाइजेशन। तो डाइकाइनेसिस में आप देख सकते हो बेटा, आपको टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा दिखती है, स्पिंडल फाइबर बन के तैयार है, सेंट्रोसोम्स एकदम पोल्स पर पहुंच चुके हैं, बिकॉज अगला स्टेज हमारा है मेटाफेज, इसीलिए इस स्टेज को ट्रांजिशन टू मेटाफेज कहा जाता है। काइजमाटा टर्मिनस एंड्स पर पहुंच चुके हैं। और आप देखो तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तो क्या गिफ्ट मुंह पे फेंक देते हो, ये लो अपना आईफोन 17 मुझे नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं वापस करता, सब गिफ्ट रखे रहते हैं। ये भी बेटा जो इनको गिफ्ट मिला था पैकेटिन में, सफेद के पास ब्लू वाला, ब्लू के पास सफेद वाला गिफ्ट पड़ा हुआ है, ये गिफ्ट लेकर के सेपरेट हो रहे हैं,
ठीक है। और जब बेटा ये अपने एंड की कगार पर होगा तो आप देख सकते हो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एंड दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा बेटा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 की खास बात होती है जितने भी क्रोमोसोम होंगे मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे। अब थोड़ा सा कंपेयर करना, माइटोसिस के मेटाफेज में एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनी थी, यहां पर बेटा मेटाफेजिक प्लेट 2 है। और पूरा का पूरा जो बाइवेलेंट है ना, जो जोड़ा था क्रोमोसोम का होमोलॉग, वो जाकर के मेटाफेजिक प्लेट पर सजता है। चाहे मेटर्नल वाला ऊपर हो चाहे पैटर्नल वाला ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, और देखो अब क्या होगा बेटा, स्पिंडल फाइबर्स आकर के एक एक क्रोमोसोम से लग जाएंगे। तो बाइवेलेंट इक्वेटोरियल प्लेट पर लग जाता है, नंबर मेटाफेजिक प्लेट का 2 है। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल से अटैच हो जाएगा बाइवेलेंट से। इसके बाद क्या शुरू होगा बेटा, एनाफेज। एनाफेज में, इस वाले एनाफेज में और माइटोसिस के एनाफेज में क्या फर्क है, माइटोसिस के एनाफेज में सिस्टोक्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होंगे, ये जोड़ा सेपरेट होगा। बाइवेलेंट बोल रहा है अब डाइवोर्स लेने की बारी आ गई, तुम अलग घर में रहो मैं अलग घर में रहता हूं, हमारा गुजारा एक साथ नहीं है। तो जब साथ साथ थे तो बाइवेलेंट थे, जब जोड़ा थे तो बाइवेलेंट थे, अब सब तो सेपरेट हो गए तो अब इसको यूनिवेलेंट बोलोगे। अब देख रहे हो सिस्टर क्रोमैटिड चिपका हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड ने अभी सेपरेट नहीं किया, दिस इज द डिफरेंस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, कोई भी स्प्लिटिंग बेटा सेंट्रोमियर की नहीं होगी, ना सिस्टर क्रोमैटिड होगा। और क्योंकि यहां पर वो तय कर लेते हैं बेटा इनको सेपरेट होना है, नहीं है गुजारा, तो एक्चुअल रिडक्शन जो आपको क्रोमोसोम नंबर में दिखाई देती है आफ्टर मियोसिस 1, वो यहीं से शुरू होती है। उसके बाद क्या होगा बेटा, टेलोफेज 1 में जब यूनिवेलेंट अपने पोल्स पर पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, स्पिंडल फाइबर गायब होने लगेगा, फरो बनना शुरू हो गया है क्योंकि अब साइटोकाइनेसिस 1 होगी और सेल डिवाइड करके बाहर आ जाएगा। देखो अपने अपने गिफ्ट्स के साथ बेटा ये डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनी है तो डायड ऑफ सेल बोलते हैं इसको। अब ये डायड ऑफ सेल्स बेटा जाएंगे मियोसिस 2 में, बट उससे पहले इंटरकाइनेसिस करेंगे। आप देखो डीएनए ऑलरेडी है रेप्लिकेटेड, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये ना पूरी तरीके से क्रोमैटिन के रूप में नहीं जाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से क्रोमैटिन के रूप में क्यों जाना, अभी तो उनको एक और सेट ऑफ डिवीजन करना है ना। तो एनसीईआरटी कहती है ये थोड़ा सा डिस्पर्स होंगे, थोड़ा सा क्रोमैटिन के रूप में आने की कोशिश करेंगे, बट बिल्कुल इंटरफेज में जैसा क्रोमैटिन होता है वैसा नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको अभी एक और सेट ऑफ डिवीजन करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरकाइनेसिस 2 स्टेज के बीच में आता है, इंटरवल है 2 मियोटिक डिवीजन के बीच में, छोटे समय के लिए होता है। इंटरफेज जैसा ही है, बस डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, डायड ऑफ सेल्स बन जाते हैं, तो क्रोमोसोम थोड़ा बहुत डिस्पर्स करते हैं, बट दे डू नॉट रीच फुल्ली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्रोमैटिन एज इट इज प्रेजेंटेड इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। आफ्टर इंटरकाइनेसिस बेटा डायड ऑफ सेल विल एंटर इनटू द मियोसिस 2, और मियोसिस 2 बेटा इट इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। आप देखा सबसे पहले प्रोफेज 2 है, सिंपल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा, सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर्स ऑपोजिट पोल्स पर आएंगे दोनों सेल्स, दिस इज डॉटर सेल 1, दिस इज डॉटर सेल 2। अभी किसमें जाएंगे बेटा, मेटाफेज 2 में। देखो एक एक क्रोमोसोम एक एक मेटाफेजिक प्लेट पर आ गया है, यहाँ एक ही मेटाफेजिक प्लेट है क्योंकि माइटोसिस में एक ही होती है। उसके बाद कहां जाएगा बेटा, ये देखो एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट कर रहा है, इसका भी और इसका भी। तो ये डिफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि एनाफेज में और एनाफेज 2 में क्या फर्क है, या एनाफेज 1 में और माइटोसिस के एनाफेज में क्या फर्क है। तो यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करता है एनाफेज 1 में, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं करते, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। यहां पर बेटा सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसा तुमने माइटोसिस में पढ़ा हुआ था। उसके बाद टेलोफेज 2 होगा, ये सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल, ये सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल, ओवरऑल 4 डॉटर सेल, 4 सेल्स मिल रही है, तो इसको टेट्राड ऑफ सेल्स कहते हैं। अब ये एनिमेशन दिखाएंगे, सिग्निफिकेंस कर लो। एनसीईआरटी कहती है हमारी कि ये स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है। अगर स्पर्म 23 क्रोमोसोम है तो ह्यूमन जनरेशन में हर जगह स्पर्म, आज इस जनरेशन में, पिछले जनरेशन में, हर जनरेशन में बेटा आपको 23 क्रोमोसोम ही दिखाई देगा। ओवा में भी 23 क्रोमोसोम ही दिखाई देगा, इंसान बनेगा 46 क्रोमोसोम वाला ही होगा। स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है, लेकिन एक तरफ से हम ये भी कहते हैं बेटा कि ये क्रोमोसोम नंबर आधा भी कर रहा है। दोनों अपनी जगह पर बात सही, आधा तो कर ही रहा है, रिडक्शन डिवीजन तो है ही, बट ये करते हुए बेटा हर जनरेशन, हर उसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड रख रहा है।
तो ये दोनों बात सही है, दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है जो कह रहे हैं वो आपस में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है नो पार्किंग और वहीं पर सारी गाड़ियां पार्क है, तो वो पैराडॉक्स है। बातें दोनों सही है बेटा, इसलिए ये दोनों पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस है। और ये बेटा इसी की वजह से बेटा वेरिएशन दिखता है। हम वेरिएशन, आप देखो हम एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा से सेम नहीं, तो वेरिएशन होना बहुत जरूरी है बेटा। अडेप्टेबिलिटी आती है, बेटर अडेप्ट कर सकते हो, इवोल्यूशन पर्पस के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। अब मैं आपको एनिमेशन दिखा देती हूँ बेटा इसकी। चलो देखते जाओ। तुम देखते जाओ, जहां जरूरत होगी आई विल स्पीक। सबसे पहले मियोसिस वन में प्रोफेज वन दिखाएंगे बेटा, जहां पर सारे प्रोफेज के स्टेजेस नहीं दिखाते हैं बेटा, जो विजिबल और जो देख पाओगे वही एनिमेशन में दिखाया जाता है। तो देखो कंडेंसेशन हो रही है क्रोमैटिन की, जो स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज वन में, और आपको दिखाई दे रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिस और क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, अभी नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे। ये देखो सिस्टर क्रोमैटिस दिख रहे हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिस यहाँ पर नहीं आए बेटा, रेप्लिकेशन एस फेज में ही हो जाती है। अब देखो बेटा पेयरिंग होगी, जाइगोटिन स्टेज में होती है ना। तो देखो होमोलोगस मतलब सेम सेम साइज वाला, ये इसके साथ पेयर अप करेगा और ये इसके साथ जोड़ा बनाएगा। ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको बाइवलेंट या टेट्राड कहते हैं। टेट्राड दिखता इस स्टेज में नहीं है जाइगोटिन में, दिखता अगले स्टेज में है पैकेटिन में। अब क्या होगी बेटा, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर देखना क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सारे क्रोमोसोम्स की जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज दिखाने के बाद अब दिखा रहे हैं स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन होता है। स्पर्म और ओवा हमारे मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होती है। जब जब इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, गैमीट्स बनेंगे, बच्चे आएंगे, ये प्रोसेस होगा ही होगा। अब देखो गिफ्ट्स, लाल के पास ब्लू, ब्लू के पास वाला लाल वाला आ गया है, वो देखो पर्पल और ब्लू में भी जेनेटिक एक्सचेंज हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी टूट गई है, अब तैयारी कर रहा है सेल मेटाफेज वन में जाने के लिए। एकदम सेंटर में आ जाएगा, दैट मीन्स मेटाफेज वन शुरू हो चुकी है। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके हैं। अब एनाफेज वन, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अब अपने रिस्पेक्टिव पोल पर चले जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी तो टेलोफेज वन शुरू हो जाएगा। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है, आ रही है, आ जाएगी, आ जाएगी, आ गई। और देखो साइटोकाइनेसिस फरो भी बन गया है, डिवाइड कर जाएगा। दिस इज टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस वन। अब ये जाएंगे बेटा इंटरकाइनेसिस में, थोड़ा सुस्ताएंगे, जो चीजें चाहिए वो बनाएंगे और घुस जाएंगे मियोसिस टू में। कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार हो रही है, एक बार, बट न्यूक्लियर डिवीजन दो बार हो रही है, कैरियोकाइनेसिस वन एंड कैरियोकाइनेसिस
देख लिया 2 से 4 सेल्स कैसे बनेंगे, ये देखो बन गए 2 से 4 सेल, टेट्राड ऑफ सेल. So this is how meiosis gets completed in 2 steps. तो अगर आपसे कोई पूछे meiosis 2 होती है, meiosis के steps 2 हैं बेटा, meiosis 2 नहीं है. ठीक है, चलिए अब कुछ हो जाए क्वेश्चंस. आपका एक होमवर्क है बेटा, माइटोसिस और meiosis में डिफरेंस. Which of the following statement best describes the GNOS stage of the cell cycle? बताओ बेटा, ये सारे PYQs हैं, ये सारे PYQs हैं. सेल इसमें डाई कर रहे नहीं, दिल की सेल मर थोड़ी रही है बेटा, G0 में बैठी है. सेल्स इन दिस स्टेज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डिवाइडिंग. Cells in this stage are highly proliferative. They don't proliferate, they don't divide unless and until they are called to do so. Cells in the are proliferative. नहीं, they can proliferate, but that is based on the requirement of the cell of the organism. Metabolically inactive नहीं होता, stage inactive होता है, notes में लिखवाया है. तो PYQ का question notes से आप आसानी से कर लेंगे. It is just they are not dividing, that is why stage is called as inactive. सेल एक्टिव है मेटाबॉलिकली, और शुक्र है सेल एक्टिव है, दिल की सेल एक्टिव ही रहनी चाहिए. अगला PYQ है, ये देखिए. अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जस्ट 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. नो, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती. 2 साइकिल्स ऑफ ईच ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. नो, 1 साइकिल ईच ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सेल डिवीजन नहीं बेटा, ये 1 साइकिल होता है. साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन दो बार हो रहे हैं ना. कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2. 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बट 2 साइकिल्स ऑफ, यस दिस इज राइट. ऐसे पढ़ोगे और ऐसे PYQs आ जाएं, क्या कमाल की बात है ना. अगला क्वेश्चन, माइटोटिक ड्यूरिंग इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन. Which of the following stages of karyokinesis will the first to get affected by the drug? अब मैं आपको हिंट देती हूं बेटा, हिंट से इसको करने की कोशिश करना. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कहां पर शुरू हो जाता है? माइटोसिस में. ठीक है, और स्पिंडल फाइबर सबसे ज्यादा, देखो देयर आर सर्टेन ड्रग्स, देयर आर सर्टेन पॉइजन्स, उनको माइटोटिक पॉइजन्स कहते हैं. एंड इनका काम होता है टू इनहिबिट माइटोसिस. इनका काम क्या होता है बेटा? माइटोसिस को इनहिबिट करना. तो आपको मैंने हिंट दिया है, होमवर्क नहीं दे रही हूं, बस थोड़ा सा समय दे रही हूं, करिए इसको, फटाफट करो. ओके, सो हिंट मैंने ये दिया था बेटा कि स्पिंडल फाइबर बनना कहां शुरू होते हैं? प्रोफेज में. बट क्वेश्चन में ये है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज विल बी द फर्स्ट टू गेट अफेक्टेड बाय द ड्रग. अब प्रोफेज तो शुरू हो चुकी है ना. रेस्ट जो आपको फर्क दिखाई देगा कि स्पिंडल फाइबर जब बनेंगे ही नहीं तो अटैच, मतलब जो क्रोमोसोम पर जाके चिपकना था, उनको सेपरेट करना था आगे आने वाले स्टेजेस में. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट कहां पर होती है? मेटाफेज में. चिपकती कहां पर जाकर? मेटाफेज में. तो मेटाफेज विल बी अफेक्टेड. Which of the following statement about meiosis and sexual reproduction plant is incorrect? End product, देखो प्लांट के रिस्पेक्ट में बताना है, यही गलत है. मियोसिस प्लांट्स में जब होती है बेटा तो स्पोरिक मियोसिस होती है, स्पोर्स बनाते हैं. वैसे ये तुम क्लास 12th में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक है ना, जब वो पढ़ लोगे तब इजीली कर पाओगे, क्योंकि मियोसिस उधर भी है, इससे उनको लिंक करता हुआ बेटा ये क्वेश्चन है. 4 प्रोडक्ट्स जेनेटिकली डिफरेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर ये तो ठीक है. मियोटिक रिकॉम्बिनेशन बेटा हमारे में भी होगी, प्लांट्स में भी होगी, किसी में भी होगी. मियोसिस तो एक जैसी है ना. मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में, हाँ प्लांट्स में बेटा 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 3 डी जनरेट करके एक ही फंक्शन रह जाता है. ये भी तुम क्लास 12 के टॉपिक से कर पाओगे. बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे इस चैप्टर के थे. तो इनकरेक्ट बेटा ऑप्शन नंबर ए है. बायोवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बताया है, 68 का आधा कर दीजिए 34. दोनों में डिफरेंस क्या है? कहां पर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम स्प्लिट करता है एंड क्रोमैटिड सेपरेट करता है. एनाफेज में करता है, एनाफेज 2 में करता है. एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग किसमें होती है बेटा? डिप्लोटिन में. ए का सेकेंड. क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है बेटा? पैकेटिन में होता है. बी का थर्ड. काइजमाटा बेटा कहां पर विजिबल होती है? एग शेप स्ट्रक्चर डिप्लोटिन में.
व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोट इन फोर्थ, ए का फोर्थ। ओहो हो, मेरे को देखो मैंने क्या मार्क कर रखा है। ए का फोर्थ जाइगोट इन यहाँ और यहाँ। क्रॉसिंग इज ओवर, पैकेट इन, बी का थर्ड, यही आंसर होगा। काइस्माटा विजिबल होता है डिप्लोटिन में। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा होता है डाइकाइनेसिस में। कभी कभी देखो आता हुआ भी हम ऊपर नीचे देख रहे होते हैं। एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के पास 40 पिकोग्राम है इसके न्यूक्लियस में। चलिए क्वेश्चन करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग है तो एग हैप्लॉइड होता है 40 पिकोग्राम। हाउ मच डीएनए वुड अ डिप्लॉइड सेल, दिया एग का है, पूछ डिप्लॉइड का रहा है बेटा, ठीक है, सी। तो 2C कंटेंट बेटा पहले तो 80 पिकोग्राम कर लो, क्योंकि डिप्लॉइड सेल ही मियोसिस में जाएगा। तो अगर ऐसा सेल मियोसिस में जाता है तो जीवन में पूछा क्या है, डीएनए पूछा है, 80 का सी रहेगा, 80 का सी रहेगा। अगर पूछ लेता एस में क्या कितना होगा, तो एस में डेप्लीकेशन होती है तो 160 हो जाएगा, ठीक है। सो यस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। हाँ।